जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसमें जो आज का हमारा विषय है वो है भारत में अंग्रेजों का आगमन। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया और किस प्रकार से इन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया था। जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, विस्तृत चर्चा जब हम इस विषय पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि आधुनिक भारत का जो संपूर्ण इतिहास है वो इन्हीं अंग्रेजों के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना साबित होती है। देखते हैं कि क्या परिस्थितियां रही, क्या परिस्थितियां भारत की थी और क्या परिस्थितियां यहाँ यूरोपीय क्षेत्रों की थी, किन परिस्थितियों में अंग्रेज भारत आए थे। आज इन सब पर चर्चा करते हैं। तो पिछली क्लासेज में हमने देखा था कि जो यहाँ यूरोप में एक देश था पुर्तगाल, उसने 1498 में समुद्री मार्ग से यहाँ भारत की खोज कर ली थी और इन एशियाई क्षेत्रों में अपना जो व्यापार था वो स्थापित कर लिया था। इसके साथ ही 1498 के बाद लगभग 100 सालों तक पुर्तगाल का यहाँ एक छत्र राज चलता रहा और लगभग 100 सालों के बाद यहाँ 1600 ईस्वी के करीब यहाँ यूरोप से ही एक अन्य देश नीदरलैंड, जिसके निवासी डच कहे जाते हैं, वे भी यहाँ यूरोपीय क्षेत्रों से निकलकर यहाँ एशियाई क्षेत्रों में व्यापार के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ इंडोनेशिया तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यापार स्थापित किया था। तो जब पुर्तगाल के और नीदरलैंड के इस व्यापार की जो खबरें हैं वो यहाँ यूरोपीय क्षेत्रों में फैल गई कि पुर्तगाल और यूरोप जो है एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करके काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ इंग्लैंड में भी व्यापारियों का एक दल जो है यहाँ की महारानी के पास एक कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव ले जाता है और सन 1600 ईस्वी की बात है। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। तो सन 1600 ईस्वी में महारानी सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने यहाँ लंदन में एक कंपनी की स्थापना का आदेश जारी किया। जो भी दल यहाँ व्यापारियों का एक समूह जो महारानी के पास प्रस्ताव लेके गया था उसको महारानी ने स्वीकार किया और आदेश पारित किया, जिस आदेश के तहत यहाँ लंदन में एक कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। इस नाम से एक कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में यहाँ लंदन के क्षेत्र में की जाती है। कहा जाता है कि इस कंपनी में महारानी के भी शेयर थे, महारानी भी इस कंपनी में शेयर धारक थी। तो प्रारंभिक दिनों में इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया गया एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए। तो ये जो कंपनी है द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसे आरंभिक दिनों में 15 वर्षों का एकाधिकार जारी किया गया था। सन 1600 ईस्वी की यह बात हो रही है। यहां हम देखते हैं कि सन 1603 ईस्वी में यहाँ की जो महारानी थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, इनका निधन हो जाता है 1603 ईस्वी में। महारानी की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो यहाँ राजगद्दी के जो हकदार होते हैं या जो राजगद्दी पे यहाँ बैठते हैं,
उनका नाम है जेम्स प्रथम। 1603 ईस्वी में यहां इंग्लैंड की गद्दी पे बैठते हैं जेम्स प्रथम। ये तो बात हो गई है इंग्लैंड की स्थिति की। इस समय ब्रिटेन में क्या स्थिति चल रही थी उस पर हमने चर्चा करी। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि सन 1600 ईस्वी में यहाँ लंदन में व्यापारियों का एक समूह जो है महारानी के पास जाता है एक कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव लेके। और 1600 ईस्वी में महारानी उस कंपनी के स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार करती है और एक आदेश जारी करती है कि कंपनी की स्थापना की जाए। कंपनी का नाम जो रखा गया था वो द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसी कंपनी को हम आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो जो प्रारंभिक दिनों में इसका नाम था वो था द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद जो घटना हुई 15 वर्षों का इसे एकाधिकार प्रदान किया गया एशियाई क्षेत्रों में व्यापार के लिए। और 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो है जेम्स प्रथम। ये 1603 तक की स्थिति यहाँ यूरोपीय क्षेत्र में इंग्लैंड की है। अब इसी 1600 ईस्वी के करीब यहाँ भारत की स्थिति पर चर्चा की जाए तो भारत में क्या स्थिति थी। भारत की जो स्थिति है उसमें केंद्रीय मुगल सत्ता जो है, केंद्र में मुगल सत्ता स्थापित है। और मुगल सत्ता में सन 1600 में जो कार्यकाल चल रहा है, 1600 ईस्वी में भारत में जो कार्यकाल चल रहा है दिल्ली में, या केंद्रीय जो सत्ता थी मुगल सत्ता, उसमें 1600 ईस्वी में बादशाह अकबर का शासन चल रहा है। यहाँ पे जो शासन चल रहा है वो चल रहा है बादशाह अकबर का। तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि जब लंदन में या यहाँ इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा से एक कंपनी की स्थापना की गई थी और उस समय जो भारत में शासन चल रहा था वो चल रहा था बादशाह अकबर का। 1600 ईस्वी की ये बात चल रही है। अब यहां 1605 ईस्वी में यहां बादशाह अकबर की हो जाती है मृत्यु। अब 1605 ईस्वी में बादशाह अकबर की जब मृत्यु होती है तो इनके बाद यहां मुगल सत्ता जो है जहांगीर के हाथ में आ जाती है। मुगल सत्ता पर जो अब अगले बादशाह बैठेंगे उनका नाम है जहांगीर। तो यहां दोनों क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वो हमें स्पष्ट हो गई है कि यहां 1600 में क्या रहा और 1603 में महारानी की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम गद्दी पे बैठे। यहां 1600 में बादशाह अकबर गद्दी पे थे और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। तो इतनी ये बात इन दोनों क्षेत्रों के प्रशासन की थी कि किस प्रकार इन दोनों क्षेत्रों में प्रशासन चल रहा था। यहां भारतीय क्षेत्र में हम देखें तो 1605 ईस्वी के करीब यहां पुर्तगाली अपना व्यापार कर रहे हैं और साथ ही साथ डच भी अपनी मसूलीपट्टनम और आदि जगह पे कोठी बनाकर अपना व्यापार स्थापित कर चुके हैं। तो जो घटना होती है उसके बारे में हम चर्चा करें कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत आए थे। तो सन 1608 ईस्वी में, तो इसके आगे हम देखते हैं कि सन 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम अपना एक राजदूत यहां मुगल दरबार में भेजते हैं। यहां 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम एक राजदूत को यहां मुगल के दरबार में भेजते हैं जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में यहां इंग्लैंड से चलकर यहां आते हैं मुगल दरबार में और इनके पास जो है अकबर के नाम का एक पत्र था। क्योंकि यहां इंग्लैंड में इस बात की खबर नहीं थी कि 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी है। तो यहां कैप्टन हॉकिंस के पास जो जेम्स प्रथम का जो पत्र था वो था अकबर के नाम का। जब इन्होंने वो पत्र यहां दरबार में दिया तो देखा गया कि वो पत्र जो है अकबर के नाम का है, जबकि यहां पे अकबर के पुत्र जहांगीर का कार्यकाल शुरू हो चुका था। उस समय इतना कम्युनिकेशन नहीं था कि जो तुरंत ही इनकी मृत्यु की खबर यहां इंग्लैंड में हो जाती। तो इस प्रकार से यहां
अकबर के नाम का जब पत्र जहां मुगल दरबार में खोला गया और उसको पढ़ा गया, तो उसमें कुछ विशेष जो है कंपनी या कोठियों की स्थापना की बात जेम्स प्रथम द्वारा की गई थी बादशाह अकबर के लिए कि आप अपने क्षेत्र में हमें कुछ व्यापारिक छूट प्रदान करें या कुछ व्यापारिक कोठियां हमें स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। तो जब वो पत्र यहाँ खोला गया मुगल दरबार में, तो जहांगीर भी कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है व्यक्ति कि हमारे पिताजी के नाम का ये आया है पत्र। तो उन्होंने क्या किया कि 1608 ईस्वी में ही यहाँ सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति अंग्रेजों को प्रदान कर दी। तो यहां तक हम देख चुके हैं कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आता है और उसके पास बादशाह अकबर के नाम का एक पत्र था जो कि यहाँ मुगल दरबार में खोला गया। तो उसमें कुछ व्यापारिक छूटे और कुछ कोठियां स्थापित करने की अनुमति चाही गई थी। तो उसी के चलते यहाँ सूरत में एक कंपनी या कोठी स्थापित करने की अनुमति बादशाह जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को प्रदान की गई। वो बात की गई थी 1608 ईस्वी में। यहां पे हम देखेंगे कि 1608 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिली। सूरत में एक व्यापारिक कोठी। अब 1608 ईस्वी में ये जो व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति सूरत में दी गई थी, तो सूरत चूंकि यहाँ काफी मुनाफे का क्षेत्र था और सूरत के क्षेत्र में पहले से ही अरब व्यापारी और पुर्तगाली जो है वो अपना अपना व्यापार स्थापित कर चुके थे और अपना व्यापार इन क्षेत्रों में कर रहे थे। तो इन्होंने अंग्रेजों की इस कोठी को खोले जाने का काफी विरोध किया, जिसके चलते कि जहांगीर को इस कोठी की स्थापना की जो अनुमति थी वो वापस लेनी पड़ी। तो 1608 में जो अनुमति दी गई थी व्यापारिक कोठी खोलने की, उसे यहाँ मुगल दरबार द्वारा एक बार फिर वापस ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पे इसका अत्यधिक विरोध पुर्तगाली और अरब व्यापारियों द्वारा लगातार किया गया, जिसके कारण की अनुमति वापस ली गई। लेकिन सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों को यहाँ मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी एक मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी। तो 1611 ईस्वी की हम बात करें, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री अपनी स्थापित कर दी। तो हम देख रहे हैं अंग्रेजों की जो एक फैक्ट्री इन्हें अनुमति मिली थी जो 1608 ईस्वी में सूरत में, वो उस समय 1608 में स्थापित नहीं हो पाई और जो पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की वो कर दी इन्होंने मसूलीपट्टनम में। अब प्रश्न इस प्रकार से आता है, यहां पे थोड़ा ध्यान देने का विषय हो जाएगा कि यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम कोठी कौन सी थी, तो अंग्रेजों की भारत में जो प्रथम कोठी थी वो ये सूरत की ही कोठी थी जिसकी अनुमति इन्हें 1608 ईस्वी में मिली थी। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि अंग्रेजों की प्रथम कोठी जो भारत में बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि 1608 ईस्वी वाली जो कोठी की स्थापना की अनुमति थी वो खाली अनुमति मिली थी, वो कोठी स्थापित नहीं हो पाई थी उस समय। तो यहाँ पे अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि ऐसी कोठी कौन सी थी अंग्रेजों की जो सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में बनकर तैयार हुई थी, तो वो मसूलीपट्टनम की थी। यहाँ पे प्रश्न को ठीक से पढ़ा जाना आवश्यक है। प्रश्न अगर आता है कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी, तो वो होगी सूरत। और अगर प्रश्न आता है कि प्रथम व्यापारिक कोठी जो कि बनकर तैयार हुई थी, तो बनकर जो तैयार हुई वो मसूलीपट्टनम की थी 1611 ईस्वी में। एक बार फिर इस सूरत की कोठी की अनुमति जो है 1612 ईस्वी में सूरत की कोठी की स्थापना की अनुमति फिर से जहांगीर द्वारा दी गई और 1613 ईस्वी में जाके ये कोठी जो है पूरी हो पाई। 1612 में इसको पुनः अनुमति मिली और तब जाके ये 1613 ईस्वी में जाके इसका कार्य पूर्ण किया जा सका। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो पहली व्यापारिक कोठी जो बनकर तैयार हुई थी वो मसूलीपट्टनम है, और जो पहली कोठी यदि इतना ही आता है कि अंग्रेजों की प्रथम कोठी कौन सी थी, तो वो सूरत की कोठी थी जो 1608 ईस्वी में इनको जिसकी अनुमति प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1608 में और 1611 में अंग्रेज किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में अपनी कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने में सफल हुए।
इसके साथ ही हम देखते हैं कि 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस जो भारत आए थे, कैप्टन हॉकिंस 3 साल तक भारत में रहे और मुगल दरबार में इन्हें 400 का मनसब प्रदान किया गया। मनसब के बारे में मनसब जो है वो यहाँ मुगल प्रशासन में अकबर द्वारा शुरू किया गया था और इसमें राजकीय सेवाओं के बदले व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था। मनसब के रूप में उसे कुछ भूमि या नगद जो वेतन है वो दिया जाता था। ज़्यादातर इसमें भूमि ही दी जाती थी। तो राजकीय सेवाओं के लिए मनसब प्रदान किया जाता था और मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस ने मुगल दरबार में 400 का मनसब प्राप्त किया। 400 का मनसब इन्हें दिया गया और इस मनसब के बदले जो इनसे सेवा ली गई वो ली गई एक अनुवादक की, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस जो थे वो तुर्की, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो उनसे जो है अनुवादक की सेवाएं ली गई, जो कि अंग्रेजी को या तुर्की, फारसी को यहाँ पे अनुवाद करते थे। तो 3 सालों तक ये रहे। काफी मृदु स्वभाव इनका था और अपने मृदु स्वभाव से ही इन्होंने जहांगीर को प्रभावित किया था, जिस कारण इन्हें ये 400 का मनसब प्राप्त हुआ था। तो 3 सालों तक कैप्टन हॉकिंस रहे और इन्हें 400 का मनसब जो है वो प्रदान किया गया था। यहाँ ये जो कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस को यहाँ जहांगीर द्वारा कुछ उपाधियां दी गई थी। इनके बारे में देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा फिरंगी खान की उपाधि दी गई थी। फिरंगी खान, या इन्हें इंग्लिश खान की, ये उपाधियां जहांगीर द्वारा कैप्टन हॉकिंस को दी गई थी। कैप्टन हॉकिंस जब इंग्लैंड वापस जाते हैं तो इसके बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद जहांगीर के दरबार में एक अन्य राजदूत आते हैं जिनका नाम था थॉमस रो। तो 1615 ईस्वी में थॉमस रो जो है वो मुगल दरबार में आते हैं और कुछ छूटें प्राप्त करने में ये सफल रहते हैं। अंग्रेजों के लिए कुछ कोठियां और कुछ अन्य छूटें प्राप्त करने में थॉमस रो सफल होते हैं मुगल दरबार से। इसके बाद अंग्रेजों के इस व्यापार में एक टर्निंग पॉइंट आता है 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में यहां गोलकुंडा के शासक द्वारा इन्हें 500 पैगोडा के वार्षिक किराए पर जो है गोलकुंडा के बंदरगाहों की अनुमति इन्हें प्राप्त होती है। उसे इनका एक सुनहरा फरमान भी इन्हें इसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक द्वारा जो अनुमति दी गई थी उसे इतिहास में कहा गया सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान जो है इन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 500 पैगोडा प्रति वर्ष के किराए पर इन्हें जो बंदरगाह प्राप्त हुए थे गोलकुंडा के, उनसे इनका व्यापार काफी अच्छा चला और काफी लाभप्रद इनके लिए ये सुनहरा फरमान जो है वो साबित हुआ था। इसके बाद यहां चंद्रगिरी के राजा द्वारा इनको मद्रास जो है वो पट्टे पर दिया गया। 1639 ईस्वी की बात है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा द्वारा अब जब इन्हें 1639 में यहां मद्रास का पट्टा प्राप्त हुआ तो मद्रास में इन्होंने क्या किया, एक किले की स्थापना की। 1639 ईस्वी में एक किले की स्थापना की जिसका नाम इन्होंने रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से एक किले की स्थापना इन्होंने यहां पे की मद्रास के क्षेत्र में, और मद्रास को इन्होंने अपना एक प्रेसिडेंसी के रूप में इन्होंने मद्रास को स्थापित किया। अंग्रेजों की कुल 3 प्रेसिडेंसियां भारत में थी।
एक इस क्षेत्र में थी, मद्रास के क्षेत्र में, एक यहां मुंबई के क्षेत्र में, और एक यहां कलकत्ता या बंगाल के क्षेत्र में। इस प्रकार से ये थी मुंबई, ये मद्रास, और इधर ये बंगाल। 3 प्रेसिडेंसियों की इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें कि पहली प्रेसिडेंसी की स्थापना 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में इन्होंने कर दी है। यहां मद्रास के बाद, मद्रास में हम देख रहे हैं कि इनकी एक प्रेसिडेंसी की स्थापना हो चुकी है। अगर इसे हम प्रेसिडेंसी 1 कहें, पहली प्रेसिडेंसी इनकी मद्रास में थी, 1639 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद 1651 ईस्वी में इन्हें बंगाल में भी व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई, और 1651 में हुगली में इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया। हुगली, कासिम बाजार और पटना जैसे क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने व्यापार प्रारंभ किए थे। हुगली की जो इन्हें अनुमति मिली थी वो शाइस्ता खां द्वारा दी गई थी। शाइस्ता खां 1651 के दौर में यहाँ बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे। उन्होंने इन्हें हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। तो 1651 में इन्होंने हुगली क्षेत्र से बंगाल के व्यापार की शुरुआत की। हुगली में व्यापार 1651 में यहाँ के सूबेदार जो थे वो थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां द्वारा इन्हें बंगाल में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी गई, और इनके द्वारा बंगाल और यहाँ पटना, हुगली, कासिम बाजार, इन क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कोठियां जो है वो स्थापित की गई। लेकिन अभी प्रेसिडेंसी की स्थापना यहाँ पे नहीं हुई है। बड़े स्तर पे ये व्यापार, इन्हें यहाँ पे बड़े स्तर का व्यापार जो है प्राप्त नहीं हुआ था। छिटपुट जो व्यापार यहाँ बंगाल के क्षेत्र में कर रहे थे। 1651 में इन्होंने हुगली में व्यापार प्रारंभ कर लिया था। 1661 में यहाँ यूरोप के क्षेत्र में एक घटना होती है, जिसमें कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और यहाँ इंग्लैंड के एक राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का विवाह जो है वो तय किया जाता है, और उस विवाह में जो दहेज के रूप में मुंबई जो है वो राजकुमार चार्ल्स को प्राप्त हो जाता है। तो मुंबई जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था। मुंबई का ये जो क्षेत्र था, सूरत से लगा हुआ मुंबई, तो मुंबई वाला जो क्षेत्र है वो पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में यह विवाह तय किया गया था। 1661 में जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उन्हें मुंबई जो है वो दहेज में प्राप्त होता है। तो कुछ समय बाद 1668 की बात है कि 1668 में ये जो चार्ल्स द्वितीय थे, इन्होंने इस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 में जो इन्हें अपने विवाह में जो दहेज में प्राप्त हुआ था मुंबई, 1668 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ किराए पर दे दिया जाता है। अब जब इन्हें मुंबई 1668 में प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा यहाँ मुंबई शहर की स्थापना की जाती है, और मुंबई शहर की जो स्थापना की गई थी उसका श्रेय दिया जाता है गेराल्ड अयंगर को। गेराल्ड अयंगर के द्वारा यहाँ मुंबई शहर की स्थापना की गई, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में एक टकसाल भी स्थापित की गई है। 1668 में ही एक टकसाल स्थापित की गई। इस टकसाल में जो है चांदी और तांबे के सिक्के ढालने का कार्य किया जाता था। चांदी और तांबे के सिक्के जो इस टकसाल में ढाले जाते थे, वो आगे चलकर हम देखेंगे कि उन्हें मुगल दरबार में मान्यता मिलती है 1717 ईस्वी के बाद। अभी फिलहाल यहाँ मुंबई में जो है इन्होंने एक तो मुंबई शहर की स्थापना कर दी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक टकसाल इन्होंने स्थापित की है जिसमें चांदी और तांबे के ये सिक्के ढाल रहे हैं। तो इस प्रकार से 1668 ईस्वी में इनकी दूसरी प्रेसिडेंसी ये तैयार हो रही है मुंबई।
इन्हीं प्रेसिडेंसियों की मदद से ये धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पे अपना जो है वो अधिकार स्थापित करेंगे और भारतीय क्षेत्रों का नियंत्रण वो इन 3 प्रेसिडेंसी से ही करेंगे, मद्रास, मुंबई और बंगाल से। तो यहाँ पे 1668 ईस्वी में इन्होंने मुंबई शहर की स्थापना की और साथ ही साथ यहाँ पे एक टकसाल इन्होंने लगाई थी। 1698 ईस्वी में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यहां बंगाल के क्षेत्र में होती है। 1698 ईस्वी में यहां बंगाल में जो बंगाल का क्षेत्र है, यहां पर अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त होती है। 1698 ईस्वी की बात है। 1698 में अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में 3 गांव थे, जिनका नाम है, एक गांव है सूतानादी, एक है गोविंदपुर या गोविंदपुरा, और एक जो अन्य है कालिकाता। तो इन 3 गांवों की जमींदारी जो है अंग्रेजों को वहां के तत्कालीन सूबेदार जो थे अजीमुन खान, अजीमुन खान द्वारा इन 3 गांवों की जमींदारी का कार्य जो है वो अंग्रेजों को दिया जाता है 1698 ईस्वी में। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि 1698 ईस्वी के बाद इन्होंने यहाँ बंगाल में भी एक अपनी प्रेसिडेंसी की स्थापना करी इन्हीं 3 गांवों की जमींदारी की मदद से। तो इन 3 गांवों की जमींदारी जब इन्हें प्राप्त हुई तो कालिकाता नामक गांव में इन्होंने एक शहर की स्थापना की और साथ ही साथ इन्होंने वहां पर एक अपना किला भी स्थापित किया था। कालिकाता गांव जो इन्हें 1698 ईस्वी में, जिसकी जमींदारी इन्हें मिली थी 1698 में, इसमें सर जॉर्ज चारनॉक द्वारा एक शहर की स्थापना की गई कलकत्ता नाम से। इस गांव में जो कालिकाता जो गांव था वहां पे कलकत्ता एक शहर की स्थापना की गई और साथ ही साथ यहां पर एक किले की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की भी यहां पर स्थापना की गई। फोर्ट विलियम की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1700 ईस्वी में, और इसी फोर्ट विलियम के साथ यहां पर इनकी तीसरी प्रेसिडेंसी भारतीय क्षेत्र में स्थापित होती है। इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां जो है भारतीय क्षेत्रों में स्थापित कर ली है, मद्रास, बंबई और बंगाल के क्षेत्र में। फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में की गई थी। इसकी स्थापना के बाद 1700 में इसकी स्थापना के बाद भारतीय इतिहास में एक प्रमुख पड़ाव जो आता है उसकी थोड़ा यहां पे चर्चा कर ली जाए, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद ही साबित हुआ है। तो वो बात होती है सन 1707 ईस्वी की। 1707 ईस्वी में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 1707 ईस्वी में जो केंद्रीय मुगल सत्ता में बादशाह जो इनका शासन चल रहा था, एक शक्तिशाली बादशाह के रूप में ये देखे जाते थे। इनका नाम था औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल शुरू होता है और कोई इतना शक्तिशाली शासक जो है केंद्रीय मुगल सत्ता पे स्थापित नहीं होता। इसलिए एक पड़ाव माना जाता है 1707 ईस्वी का। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु जो है यहाँ भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए एक अच्छी घटना ये साबित हुई है, ये हम कहेंगे, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी भी। तो देखते हैं 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों में धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर लिया था। 1713 ईस्वी से और 1719 ईस्वी तक यहाँ केंद्रीय मुगल सत्ता में एक बादशाह जिनका नाम है फारूक शेर, तो फारूक शेर का यहाँ पे कार्यकाल चलता है 1713 से 1719 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि
ये जो फारूक सियर बादशाह थे, ये एक प्राणघातक फोड़े से पीड़ित थे और सन 1715 में इनके दरबार में एक मिशन आता है। 1715 में जो मिशन आता है वो आता है सर सरमन की अगुवाई में। सरमन की अगुवाई में ये जो मिशन 1715 में यहां फारूक सियर के दरबार में आया था, इसमें एक चिकित्सक हैमिल्टन और एक द्विभाषीय ख्वाजा रेहुर्द, ये लोग एक मिशन के रूप में यहां फारूक सियर के दरबार में आए और हैमिल्टन द्वारा यहां फारूक सियर के प्राणघातक फोड़े का जो है सफल उपचार कर दिया गया, जिससे कि बादशाह काफी प्रसन्न हुए थे। अब जब इनके प्राणघातक फोड़े का यहाँ पे सफल इलाज कर दिया गया तो बादशाह ने अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में कुछ रियायतें प्रदान की 1717 ईस्वी में। 1715 ईस्वी की घटना है जब ये मिशन आया था फारूक सियर के दरबार में, और 1717 में फारूक सियर द्वारा इन्हें अंग्रेजों को कुछ रियायतें प्रदान की गई, जिनमें की कुछ प्रमुख रियायतें हैं, इनके बारे में यहां पे चर्चा की जाए तो एक तो ये थी 3,000 रुपए वार्षिक कर, 3,000 रुपए के वार्षिक कर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार। एक छूट ये दी गई थी कि 3,000 रुपए आप हमें एक बार दें राजकोष में, और सारे साल भर जो है आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। एक अन्य जो इन्हें रियायत प्रदान की गई थी, उसमें जो रियायत थी वो थी कि 10,000 रुपए वार्षिक कर के साथ सूरत के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार। अब यहां सूरत का ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, अगर 10,000 रुपए एक बार आप जमा कर देते हैं राजकोष में तो सूरत के क्षेत्र में भी आप कर मुक्त व्यापार वर्ष भर कर सकते हैं। इसके साथ ही एक अन्य जो रियायत इन्हें प्रदान की गई थी वो ये थी कि जो मैंने आपको बताया था कि 1668 ईस्वी में यहाँ मुंबई के क्षेत्र में यहाँ अंग्रेजों ने एक टकसाल स्थापित की थी, जिसमें कि चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जा रहे थे। तो यहाँ 1717 ईस्वी में ये जब बादशाह फारूक सियारी ने रियायतें प्रदान कर रहे थे तो इस टकसाल में जो सिक्के ढाले जा रहे थे, चांदी और तांबे के सिक्के, उन्हें मुगल दरबार में मान्यता दी गई थी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक रियायत इन्हें जो दी गई थी बंबई, उस समय ये था मुंबई, अब इसका वर्तमान नाम है, उस समय का जो इसका नाम था बंबई। तो बंबई की टकसाल के सिक्कों को मुगल दरबार में मान्यता दी गई। एक ये था। इसके साथ ही यहां पर जो इन्होंने शहर स्थापित किया था जो 1698 ईस्वी में कलकत्ता के रूप में, तो कलकत्ता के आसपास की जो जमीन इन्हें वो भी किराए पर दी गई थी। कलकत्ता के आसपास की जमीन, कलकत्ता के आसपास की जमीन भी इन्हें जो है कि किराए पर ये दी गई थी। इस प्रकार से कुछ रियायतें यहाँ पे मुगल बादशाह द्वारा इन्हें दी गई थी। ये जो रियायतें
यहाँ पे बादशाह फारूक शेर द्वारा दी गई थी, ये अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इंग्लिश लेखक हैं एक होम्स, एक लेखक रहे हैं ओम्स। ओम्स द्वारा ये जो रियायत है यहाँ बादशाह फारूक शेर द्वारा भारतीय क्षेत्रों में अंग्रेजों को दी गई थी, तो यहाँ पे एक इतिहासकार है ओम्स, इन्होंने इन रियायतों को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा है, मैग्ना कार्टा या फिर मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है महाधिकार पत्र। क्योंकि ये कुछ इस प्रकार की रियायतें थी। अब क्योंकि इस मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र का इस्तेमाल अंग्रेज काफी लंबे समय तक यहाँ बंगाल के क्षेत्र में करते रहेंगे, इसलिए इसको कहा गया था कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार भारतीय क्षेत्रों में जो है कि अपना पर्वतय स्थापित करते चले गए थे। आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है वो भारत में आए थे, क्या उस समय की परिस्थितियां इंग्लैंड में थी और किस प्रकार की परिस्थितियां जो है उस समय भारत में थी। भारत में आकर इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया और अभी तक हम देख चुके हैं कि यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसियां जो है कि अंग्रेजों ने स्थापित कर ली है, जिनमें कि एक प्रेसिडेंसी मद्रास, एक बंबई और एक बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने प्रेसिडेंसी अपनी स्थापित कर ली है। इसके साथ ही अब हम आगे की क्लासेज में जो पढ़ेंगे, 1-2 कंपनियां और हैं अभी जो आएंगी भारत में, जैसे कि फ्रांस है और स्वीडन की एक कंपनी है। तो इन कंपनियों का आगमन भी भारत में देख लेते हैं और उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय समाज को प्रभावित किया और किस प्रकार से धीरे धीरे भारत पर इन्होंने अपना कब्जा स्थापित किया और किस प्रकार की प्रशासनिक और अन्य प्रणालियां जो इन्होंने चलाई हैं भारत में, प्रशासन के लिए हो चाहे राजस्व के रूप में हो, वे प्रणालियां किस प्रकार से इन्होंने भारतीय क्षेत्रों में लागू की थी, उन्हें हम आगे की क्लासेज में देखेंगे। तो मिलते हैं एक अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।